नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास, और इसमें भी जो हमारा टॉपिक है भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय। इसमें हम एक वीडियो पहले बना चुके हैं, पार्ट फर्स्ट। तो जो हम गवर्नर जनरल या वायसराय करेंगे ये हमने किए थे। आज हमें डलहौजी और कैनिंग और इससे आगे करने लॉर्ड मेयो, नॉर्थब्रुक, लीटन, रिपन और करजन तक करेंगे। खैर सारे ही करेंगे, और आधे हमने किए थे इसके जो पार्ट फर्स्ट था। तो आज हम पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं। अभी कहाँ से हमें शुरुआत करनी है? लॉर्ड डलहौजी से। डलहौजी से पहले के जो गवर्नर जनरल है, जो बंगाल के गवर्नर या भारत के गवर्नर या गवर्नर जनरल, इस पर हम एक वीडियो पहले ही बना चुके हैं। तो ये सेकंड वीडियो होगी हमारी, अभी आप देखिएगा। तो बच्चों ये गवर्नर जनरल या वायसराय हम 1 बाय 1 करते हैं इनको। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे डलहौजी से स्टार्टिंग। देखना, लॉर्ड डलहौजी, उसके बाद में कैनिंग, एल्गिन, है ना, लॉरेंस, जॉन, ये बना है, मेयो, नॉर्थब्रुक, लीटन, रिपन, है ना। ये सारे हमें 1 बाय 1 करने हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है तो डलहौजी, कैनिंग, और एक आ जाएंगे इसमें ये लीटन, रिपन और ये करजन के बारे में, है ना, लॉर्ड करजन। इनके बारे में हम विशेषता से करेंगे। तो स्टार्टिंग किससे करते हैं हम? लॉर्ड डलहौजी। देखना, इस पर सेकंड वीडियो होगी लॉर्ड डलहौजी की। डलहौजी क्या क्या विशेषता है? क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत में नियुक्ति के समय लॉर्ड डलहौजी की एज कितनी थी? 36 ईयर्स, है ना। ये आ जाएगा 36 वर्ष इसकी आयु थी। तो क्वेश्चन है सबसे कम आयु के गवर्नर जनरल कौन थे? ये लॉर्ड डलहौजी। लेकिन एक वेलेजली की आयु 37 ईयर्स थी। जब ये क्वेश्चन था तो ऑप्शन में डलहौजी नहीं, वेलेजली की 37 ईयर्स, डलहौजी की 36 ईयर्स। और क्या थी इसकी योजनाएं? एक, इसने डलहौजी ने हड़प नीति लागू की थी। हड़प नीति के कई नाम हो सकते हैं। हड़प नीति, व्यापगत का सिद्धांत, अपहरण की नीति, या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, या इसको हम कहेंगे एक आ जाएगा इसमें एनेक्सेशन थ्योरी। तो क्या नाम थे हड़प नीति का? दूसरा नाम हड़प नीति। और एक गोद लेने का सिद्धांत, ये भी इसी का नाम था। और एक आएगा व्यापगत का सिद्धांत। एक नाम क्या था? अपहरण की नीति, इंग्लिश में कहेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। और एक नाम आ जाएगा एनेक्सेशन थ्योरी। ये सारे किसके नाम है? हड़प नीति के नाम है ना। डलहौजी इस नीति के नाम से प्रसिद्ध था, क्योंकि डलहौजी ने वैसे तो अच्छे भी कार्य किए हैं, लेकिन ये उसकी गलत नीति थी जो भारतीयों के सहयोग में नहीं थी। एक विलय की नीति और एक हड़प नीति। क्वेश्चन आता है कि हड़प नीति के तहत डलहौजी ने कौन से राज्यों को अपने में मिलाया था? ये दरअसल राज्यों पर क्या करता था? कुप्रशासन का आरोप लगाता था। जैसे अवध पर लगाया गया था। अवध में आउस्टम नामक अंग्रेज पदाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर अवध पर कुप्रशासन का आरोप लगाया, है ना, मिस एडमिनिस्ट्रेशन का, और अवध को अपने में मिलाने का प्रयास किया। तभी क्या हुआ, यहाँ पर 1857 का विद्रोह फूट पड़ा था, जिसमें लखनऊ की जो महारानी थी, ये रानी, ये क्या नाम था, बेगम हजरत महल, उसने भाग लिया था। खैर, हड़प नीति के तहत सबसे पहले किस राज्य को हड़पा गया था? सतारा। जैसे सतारा, जैतपुर, संभलपुर, उदयपुर, बघाट, है ना, नागपुर और झांसी और अवध का नंबर था। 8 राज्य हड़पे गए थे। पहला कौन सा था? सतारा। ये कहाँ पर पड़ता है सतारा? इसमें सतारा आ जाएगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के इस राज्य को हड़पा गया था, सतारा। फिर जैतपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। संभलपुर उड़ीसा में पड़ेगा। तीसरा नंबर संभलपुर को हड़पा गया था। ये कहाँ है? उड़ीसा में, है ना। एक आ जाएगा फिर बघाट कहाँ है? पंजाब में। बघाट, उदयपुर। देखना है कि उदयपुर और उदयपुर अलग अलग है। ये कौन सा है? उदयपुर, ये मध्य प्रदेश में, जबकि उदयपुर कहाँ है? राजस्थान में, वो अलग है। तो कितने हुए? 5। और एक इसमें झांसी कहाँ पर? यूपी में, है ना, उत्तर प्रदेश में। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। और एक आ जाएगा इसमें अवध को जब हड़पा गया था सन 1856 में।
अवध का अंतिम नवाब जो बना है नवाब वाजिद अली शाह, इसका एक अल्पवयस्क पुत्र हुआ करता था बिरजिस कादिर, और विधवा पत्नी का नाम क्या था इसमें बेगम हजरत महल। तो वो अपने अल्पवयस्क पुत्र को बनाना चाहती थी, लेकिन एक एक्ट बना हुआ था पहले, कानून था कि कोई भी जब तक वो ईसाई धर्म न ग्रहण करे या फिर आधी संपत्ति अंग्रेजों को ना दे, वो उत्तराधिकारी नहीं बन सकता अल्पवयस्क। आउस्ट्रम नामक एक पदाधिकारी था, आउस्ट्रम की रिपोर्ट के आधार पर, है ना, क्या किया था, अवध पर हड़प नीति लागू की गई थी और अवध को हड़पने का प्रयास किया था। 1857 की बात है। तो राज्य इसमें हमें सबसे पहला करना है और सबसे अंतिम, पहले किसे हड़पा गया, सतारा को, फिर किसे हड़पा गया, अवध को। किसकी रिपोर्ट के आधार पर, आउस्ट्रम नामक अंग्रेज पदाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर। देखना ये तो क्या थी इसकी हड़प नीति के तहत। हड़प नीति के क्या क्या नाम थे, हड़प नीति, गोद लेने का सिद्धांत, वयपगत का सिद्धांत, अपहरण की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या फिर एनेक्सेशन थ्योरी, ये किसकी थी, हड़प नीति के ये तो नाम होंगे। तो हड़प नीति के तहत कौन कौन से हड़पे गए, सबसे पहले सतारा और लास्ट में अवध। अच्छा, एक विलय की नीति, विलय करना, विलय की नीति, ये किसकी नीति थी, विलय की नीति वेलेजली की, लॉर्ड वेलेजली। तो ये नीति भी चली हुई आ रही थी अभी तक। विलय की नीति के अंतर्गत डलहौजी ने, नीति किसकी थी, वेलेजली की, लेकिन लागू ये तब तक भी रही थी। हड़प नीति अलग चलाई थी डलहौजी ने, और विलय की नीति पहले से ही लागू थी। इस नीति के अंतर्गत जो विलय किया गया था कुछ राज्यों का, कौन कौन से, एक तो जैसे पंजाब, पंजाब और सिक्किम, पंजाब और सिक्किम को विलय की नीति के तहत किसने मिलाया था, डलहौजी ने। और डलहौजी की अपनी नीति कौन सी थी, हड़प नीति। हड़प नीति के तहत इन राज्यों को मिला गया, 8 राज्यों को, है ना, जैसे राज्य हो जाएंगे 5, 6, 7 और 8 राज्यों को। और विलय की नीति के तहत किसे, पंजाब और सिक्किम को मिलाया गया था। तो ये दोनों नीतियाँ अलग अलग हैं। क्वेश्चन आता है कि विलय की नीति किसने इम्पोज की थी, वेलेजली ने, और पंजाब को किसने विलय किया था, अपने में मिलाया था जो, ये डलहौजी ने। ओके, आप इन्हें नोट करते रहिए साथ साथ, फिर आगे बढ़ते हैं। और अभी डलहौजी की और भी नीतियाँ देखना, कुछ अच्छे भी कार्य किए हैं क्या, जैसे अकाल आयोग भी बनाया था और शिक्षा नीति जारी की थी। प्रथम रेलवे चलाई गई थी। देखना, प्रथम रेलवे, जो पहली ट्रेन भारत में चली थी सन 1856 में चली थी। कब, और 1853 में, 16 अप्रैल को, 16 अप्रैल सन 1853 में, इसीलिए हम रेलवे दिवस भी मनाते हैं 16 अप्रैल को, है ना। और पहली रेलवे कहाँ, मुंबई से थाने के बीच में, 34 से 35 किलोमीटर दूर, मुंबई से थाने के बीच में, कितनी, 34 किलोमीटर, है ना। ये तो पहली रेलवे चली थी भारत में। जो दूसरी थी, ये कलकत्ता से रानीगंज के बीच में, कलकत्ता उस टाइम पर कलकत्ता से रानीगंज, कलकत्ता से रानीगंज के बीच में भारत में दूसरी ट्रेन। तो रेलवे का इसने शुरुआत की थी। अच्छा, एक चला है डाक विभाग, 2 पैसे प्रति डाक के हिसाब से हम भारत में कहीं पर भी भेज सकते थे, है ना, पत्र को, डाक, है ना, 2 पैसे प्रति टिकट लगाएंगे, प्रति पत्र के हिसाब से कहीं पर भी भेजा जा सकता था। और एक टेलीग्राम की, यह टेलीग्राफ की स्थापना, है ना, ये शुरुआत की थी। ये भी पोस्ट ऑफिस में ही होता था। इसको आप ऐसे समझिए जैसे फैक्स होता है। क्वेश्चन अभी आया हुआ कि भारत सरकार ने अपनी कौन सी सेवा बंद की है, तो टेलीग्राफ आज की डेट में नहीं है ना। मनी ऑर्डर सेवा जैसे बंद की टेलीग्राफ, इसमें क्या होता था, वो फ़ोन कर दिया करते थे दूसरे स्थान पर, तो वहाँ जैसे फ़ोन करते थे, वो दूसरा जो पोस्ट मास्टर हुआ करता था उसको डिपिक्ट लिख लिया करता था और संबंधित पते पर वो भिजवा दिया करता था। ये कौन सा था, टेलीग्राफ। तो इसकी टेलीग्राफ की शुरुआत हुई। अच्छा जी, एक क्या था, शिक्षा नीति जारी की थी, शिक्षा नीति या शिक्षा विभाग की स्थापना, नीति की स्थापना कहिए, शिक्षा नीति एक जारी हुई। अच्छा, एक यहाँ पर चार्ल्स वुड का डिस्पैच हुआ था, चार्ल्स वुड का डिस्पैच सन 1854 में। इसमें यह हुआ 1854 में। तो बच्चों चार्ल्स वुड का डिस्पैच एक बार वो देखिएगा।
चार्ल्स वुड, अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र या डिस्पैच 1854 में स्टार्ट किया गया, ये किया गया था शुरू। इसमें था कि भारत में 3 विश्वविद्यालय स्थापित करने थे। कौन कौन से? बम्बई विश्वविद्यालय, कलकत्ता और मद्रास। डिस्पैच कब हुआ था? घोषणा पत्र 1854 में, लेकिन जो ये बने थे ये 1857 में कैनिंग के शासनकाल में डिस्पैच जारी किया था डलहौजी ने। बने किसके शासनकाल में थे? कैनिंग में। क्वेश्चन भी अलग अलग आता है। अच्छा, तो डलहौजी के और क्या कार्य थे देखना। एक तो रेलवे का शुरुआत की थी, भारतीय डाक की शुरुआत की थी, टेलीग्राम की शुरुआत की थी, और एक इसने लोक निर्माण विभाग भी बनाया था, PWD, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। और क्या था? PWD की स्थापना, PWD है ना, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, यानी कि लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग की स्थापना। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था, शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी है ना। और एक आयुध डिपो की स्थापना की गई थी मेरठ में, यानी कि भारत का उस टाइम पर सबसे बड़ा सैन्य आयुध डिपो बना था। सैनिकों का केंद्र बनाया गया था शिमला को, और आयुध डिपो जो होता है जिसमें एमुनिशन, गोला बारूद बनेगा, उसके लिए मेरठ बनाया गया, मेरठ छावनी। ये क्या बनाया? मेरठ को अपना छावनी केंद्र बनाया था। छावनी यानी कि गोला बारूद जिसमें रखते हैं, गोला बारूद का केंद्र बना गया मेरठ को। और सैनिकों का जो बनाया गया वो शिमला को, यानी कि शिमला राजधानी भी थी ग्रीष्मकालीन, और मेरठ इसका केंद्र बना था। और क्या किया इसने? PWD की स्थापना, और एक शिक्षा विभाग, शिक्षा नीति जारी की गई थी। ये इसके कार्य थे। तो रेलवे डिपार्टमेंट, हड़प नीति, विलय की नीति आपको बताई है, और एक डाक विभाग चला गया था, और ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये आप नोट करते रहिए साथ साथ। अच्छा, इसके बाद लॉर्ड कैनिंग। देखना लॉर्ड कैनिंग की क्या विशेषता थी। पहले तो हमने पढ़ लिया, अब कैनिंग। कैनिंग क्या था? एक तो भारत का प्रथम वायसराय था, और जो महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र पढ़ा गया था, लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था इलाहाबाद के मिंटो पार्क में 1 नवंबर सन 1858 को। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, भारत का प्रथम वायसराय। और एक इसमें चाय कंपनी को प्रोत्साहित किया था। एक यहाँ पर विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, और भारत में पहली बार इनकम टैक्स लगाया गया था। 500 रुपया उससे अधिक की धनराशि पर 1% इनकम टैक्स देना पड़ता था। अंग्रेज अधिकारी विल्सन को नियुक्त किया था। और एक IPC की धारा जो लॉर्ड मैकाले ने तैयार की थी, IPC, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता या ताजीरात हिंद बोलते हैं जिसे, 1861 में तैयार की गई थी। ये भी कैनिंग ने लागू किया था इसे। तो क्या क्या? एक तो प्रथम वायसराय, यानी कि महारानी विक्टोरिया के आदेशों का पालन किया जाएगा, प्रथम वायसराय। और एक महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र है ना, किसका था? विक्टोरिया का। विक्टोरिया कौन थी? ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया। ये कब पढ़ा गया था? 1 नवंबर सन 1858, सन 1858 में, इलाहाबाद के मिंटो पार्क इलाहाबाद में पढ़ा था। तो क्वेश्चन आता है कि महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। और ये 1 नवंबर 1858, डेट इसकी याद रखनी है, डेट बहुत आती है, मिंटो पार्क इलाहाबाद में। एक इसने किया था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विडो रीमैरिज एक्ट, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ये कब बना था? 1856 में, 1856 में। एक चाय के खेती को प्रोत्साहित किया था, चाय की खेती है ना। और क्या था? एक इनकम टैक्स लगाया था, आयकर इनकम टैक्स। कितना लगता था? 1%। किस पर? 500 रुपये या उससे अधिक की धनराशि पर, जो 500 रुपये था। इनकम टैक्स के लिए कौन से अधिकारी को नियुक्त किया था? विल्सन अंग्रेज अधिकारी को नियुक्त किया गया था। तो इनकम टैक्स किसके शासनकाल में? कैनिंग के शासनकाल में। ओके, आगे देखिए। और इसके अलावा और कैनिंग ने क्या किया? कैनिंग ने एक यहाँ पर IPC की धारा, IPC 1861 में, IPC इंडियन पेनल कोड, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता ये लागू की थी। और ये कब कानून बना? 1861 में। अंग्रेज अधिकारी किसने किया था? मैकाले ने IPC की धारा तैयार की थी। तो आगे बढ़ते हैं। ये हमने किसका किया है? कैनिंग का।
तो कैनिंग में जो आईपीसी की धारा, ये इंपॉर्टेंट है इसका टॉपिक। आगे आइए, एल्गिन। देखना एल्गिन की क्या विशेषता है कि एल्गिन की जो मृत्यु है पंजाब में हुई थी। डेथ कहाँ पर हुई थी? पंजाब। इसकी एक ही विशेषता है बस, पंजाब में, और कोई विशेषता ऐसी खास नहीं है। हम एग्जाम ओरिएंटेड कर रहे हैं जो हमारे एग्जाम में आती है। लॉरेंस की, लॉर्ड लॉरेंस, शासनकाल क्या रहा है? 1863 तो 68 तक। देखना, एक तो भारत और यूरोप के बीच में टेलीफोनिक वार्ता की गई थी। भारत और यूरोप के बीच टेलीफोन पर पहली बार बात की गई थी, है ना। दूसरा, एक अफगानिस्तान के प्रति असहयोग, ये हस्तक्षेप की नीति का कड़ाई से पालन किया था। क्या थी? हस्तक्षेप, नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी, नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी का कड़ाई से प्रयोग। जो वहाँ के एक शासक अफगानिस्तान के हुआ करते थे, शेर खां, तो शेर खां के साथ एक मित्रतापूर्वक की थी इन्होंने ट्रीटी, एक संधि हुई थी जिसमें मित्र बनाया गया था। तो एल्गिन की एक विशेषता पंजाब में मृत्यु, और ऐसी लॉरेंस की भारत और यूरोप के बीच में पहली बार टेलीफोन पर वार्ता और हस्तक्षेप की नीति का कड़ाई से पालन किया था। वहाँ के शासक, जो वहाँ का शासक था, उससे मित्रतापूर्वक संबंध बढ़ाए थे अपने। तो इनकी ये विशेषता। अच्छा, आगे आइए, आगे लॉर्ड मेयो और नॉर्थब्रुक। देखना, मेयो की क्या विशेषता थी? लॉर्ड मेयो, एक तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में यहाँ पर पहली अनऑथेंटिक सेंसस हुई थी, अनाधिकृत या फिर क्या कहेंगे, अनऑथेंटिक जनगणना पहली बार हुई थी। लेकिन जो पहली बार नियमित रूप से हुई थी वो रिपन के शासनकाल में हुई थी। इसने एक मेयो कॉलेज बनाया था अजमेर में, और यहाँ पर इनकम टैक्स की दर को 1% से 2.5% किया था। क्या थी तीन विशेषता? एक तो अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना, और दूसरा एक इनकम टैक्स कितना लगाया था? 1% से बढ़ाकर कितना? 2.5% किया था, 1% से 2.5%। एक इसने नमक पर कर लगाया था, नमक कर। हाँ। इसकी जो हत्या की गई थी पोर्ट ब्लेयर में, जो इसकी समाधि है कहाँ पर? हत्या की गई थी पोर्ट ब्लेयर। किसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर? ये अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर में इसकी हत्या की गई थी, वहीं पर समाधि भी बनी हुई है। अच्छा, एक किया इसने कृषि पर टैक्स लगाया था, कृषि कर। तो अजमेर में मेयो कॉलेज, इनकम टैक्स 1% से 2.5%। शुरुआत किसने की थी? और कैनिंग ने, लेकिन इसने डेट वो बढ़ाया था। नमक पर टैक्स बढ़ाया, और हत्या कहाँ की गई थी? पोर्ट ब्लेयर में, वहीं पर इसकी समाधि बनी हुई है। कृषि पर टैक्स लगाया। एक सबसे इम्पोर्टेंट कार्य सन 1872 में 1872 में प्रथम अनियमित जनगणना, अनियमित जनगणना। उसका क्या मापदंड होंगे वो परिभाषित नहीं था, बस पहली जनगणना थी कि इसमें कितने सवाल पूछे जाएंगे, क्या वो आंकड़े कहाँ पर सुरक्षित रखा जाएगा, कुछ नहीं। अनियमित वर्ड का ध्यान रखना है, क्योंकि ज़्यादातर ये क्वेश्चन आता है कि नियमित जनगणना कब हुई थी? वो 1881 में और लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। खैर, तो इसकी ये 3-4 ये विशेषता थी, आप चाहे तो नोट करते रहिए साथ साथ। आगे बढ़ते हैं। देखना, ये किसकी थी? मेयो की। मेयो के बाद में कौन है? मेयो के बाद नॉर्थब्रुक। नॉर्थब्रुक की क्या विशेषता है? देखना, हमारा नॉर्थब्रुक ने क्या किया था? एक सर सैयद अहमद खान को 10,000 रुपये दिए गए थे, जिनसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जब स्थापना हुई थी, ये 1875 में। और नाम क्या था इसका? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल। उसमें 10,000 रुपये शिक्षा के विकास के लिए इसको दिए गए, सर सैयद अहमद खान को। सर सैयद अहमद खान को क्या दिया गया था? 10,000 रुपये दिए गए, और ये शिक्षा के विकास के लिए, शिक्षा का विकास है ना, एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए। और क्या बनाया था? बाद में 1920 में मान्यता इसको मिली थी। पहले मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल 1875 में कौन सा बना? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल। इसका बाद में नाम AMU पड़ा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। खैर, इसकी विशेषता नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे आएगा लिटन। देखना, लिटन बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटन और रिपन, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिटन की क्या विशेषता? लॉर्ड लिटन। देखना, लिटन में एक तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बना था, एक अकाल आयोग बना,
शाही उपाधि अधिनियम बनाया गया, और एक था इसमें जैसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम, ये वार्नाकुलर प्रेस एक्ट को भी बोलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कार्य क्या था? वार्नाकुलर प्रेस एक्ट, वार्नाकुलर प्रेस एक्ट, प्रेस एक्ट हिंदी में अगर लिखा जाए ये 1878 में। और वार्नाकुलर का मतलब देसी भाषाओं का समाचार पत्र, देसी भाषाओं का समाचार पत्र अधिनियम, समाचार पत्र अधिनियम। कोई भी भारतीय देसी भाषाओं में समाचार पत्र, यानी कि भारतीय भाषाओं में समाचार पत्र नहीं छाप सकता था, है ना, या तो इंग्लिश में या किसी अदर लैंग्वेज में, इंडिया की ना होनी चाहिए, इसने रोक लगा दी थी। तो इसमें क्या था, इस अधिनियम को एक तो भारतीयों का मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा, और एक इतिहासकार ये कहा है ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आकाश से होने वाला वज्रपात, जैसे आकाश से हमारे ऊपर गोले पत्थर फेंक दिए गए। और एक इतिहासकार अक्षीण हुए हैं कि भारत की महान भावी प्रगति में बाधक सिद्ध होने वाला अधिनियम। 3 कमेंट हुए, क्या? एक तो मुंह बंद करने वाला अधिनियम, भारतीयों का मुंह बंद करने वाला अधिनियम, भारतीयों का मुंह बंद करने वाला अधिनियम, मुंह बंद करने वाला कानून। दूसरा, आकाश से होने वाला वज्रपात, आकाश से होने वाला वज्रपात, वज्रपात जैसे ऊपर से गोले पत्थर बरसाए गए। और एक था इसमें भारतीयों की महान भावी प्रगति में बाधक सिद्ध होने वाला कानून, बाधक सिद्ध होने वाला कानून, सिद्ध होने वाला कानून। ये किसको कहा गया? वार्नाकुलर को। तो ये बहुत ही सख्त कानून बनाया गया था। अब कोई भी भारतीय अखबार छापने पर पाबंदी लगा दी गई थी उसकी। ये सबसे घृणित कार्य किया था इसने। एक, महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि दी थी। क्या? महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि, केसरे हिंद, हिंद उपाधि। ये किसको दी गई? ये 1877 में, 1876 में, सॉरी, महारानी विक्टोरिया को, महारानी विक्टोरिया, विक्टोरिया। एक इसमें दिल्ली दरबार लगाया गया था, प्रथम दिल्ली दरबार, प्रथम दिल्ली दरबार। ये क्या था? प्रथम दिल्ली दरबार ये 1877 में आयोजन हुआ था। ब्रिटेन की महारानी जब भारत में आने वाली थी तो उसके आवागमन के लिए दिल्ली को सजाया गया था दुल्हन की तरह। ये बताते हैं कि दिल्ली पर काफ़ी खर्च हुआ था। इससे पहले जो अकाल आयोग बनाया था स्टेट जी की अध्यक्षता में, तो उसने था कि पीड़ित परिवारों को कुछ मुआवजा, कुछ कंपेंसेशन है, कुछ धन दिया जाए। लेकिन अंग्रेजों ने वो धन उन पीड़ितों को नहीं दिया था, और बल्कि जब महारानी विक्टोरिया का आवागमन भारत में हुआ, दिल्ली पर बहुत ज़्यादा खर्च किया गया था। कलकत्ता के एक अखबार ने लिखा है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। इसके बारे में एक कमेंट है कि रोम में क्या है, बहुत ही एक तानाशाह हुआ है, क्रूर शासक हुआ है नीरो। ये बताते हैं कि नीरो जब अपनी बांसुरिया कुछ बजाता था तो एक उसमें गांव में आग लगा दिया करता था। जब उसे आग की आवश्यकता थी तो गांव के गांव जला दिया करता था। वो बहुत ही क्रूर तानाशाह हुआ है नीरो। तो क्या लिखा था इसके बारे में कि जब दिल्ली में दरबार का आयोजन किया गया, यानी कि महारानी विक्टोरिया आने वाली थी, जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। ये कमेंट था, कलकत्ता की एक पत्रिका ने लिखा था। ये इसके बारे में ये कार्य किए। और एक यहाँ पर शाही उपाधि अधिनियम बनाया गया था, यानी कि केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी, है ना। एक क्या बना था? अकाल आयोग, अकाल आयोग, फीमाइन कमीशन, अकाल आयोग का गठन किया गया। अध्यक्ष कौन थे? रिचर्ड स्ट्रेची, रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में बना था। इसने ये सिफारिश की थी कि पीड़ित परिवार को धन या उनको मुआवजा दिया जाए कुछ, है ना, जिससे उनको सहायता पहुंचाई जा सके, लेकिन वो धन दिया नहीं था। ये किसकी विशेषता थी? ये लिटन की विशेषता। अब हम करते हैं रिपन की। रिपन एक बहुत ही पॉपुलर हुआ है। ये क्वेश्चन आता है कि सबसे लोकप्रिय गवर्नर जनरल कौन था? वो रिपन था। तो रिपन जैसे गद्दी पर बैठा, इसने एक कमेंट किया था कि मेरा मूल्यांकन मेरे शब्दों से नहीं, मेरे कार्यों से करना। इतिहासकार हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल। उन्होंने कहा कि भारत का महान उद्धारक मदन मोहन मालवीय ने रिपन के बारे में कहा है कि अब आधुनिक भारत के स्वर्ण काल की शुरुआत हुई है। और इन्होंने खुद भी एक पुस्तक लिखी थी, ड्यूटी ऑफ द एज, हिंदी में कहेंगे युग का कर्तव्य। तो युग का कर्तव्य किताब लिखी एक, है ना। रिपन की क्या विशेषता है? लॉर्ड रिपन, रिपन की विशेषता, है ना, पीपीओ ने, लॉर्ड रिपन। एक तो क्या, एक बुक लिखी थी, कौन सी? ड्यूटी ऑफ द एज, युग का कर्तव्य, युग का कर्तव्य, युग का कर्तव्य, इंग्लिश में नाम ड्यूटी, ड्यूटी ऑफ द एज, ड्यूटी ऑफ द एज किताब लिखी थी। और इसको क्या कहा है? भारत का महान उद्धारक,
हाँ, उद्धारक, उद्धारक की उपाधि किसने दी है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, नाइटिंगेल ये उपाधि दी गई थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा। और इसी को कहा है कि भारत का आधुनिक भारत का स्वर्णकाल, स्वर्णकाल गोल्डन एज भी कहा गया है इसके शासनकाल को। ये किसने? मदन मोहन मालवीय ने। और कमेंट क्या था रिपन का कि मेरा मूल्यांकन मेरे शब्दों से नहीं मेरे कार्यों से करना, ऐसा कमेंट था। ओके, इसकी जो पीडीएफ फाइल डाली हुई है हमने उसमें सभी कुछ दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में उसका एक लिंक डाला हुआ है तो आप उसमें देख सकते हैं। ओके, और विशेषता क्या थी? भारत में पहली आधिकारिक जनगणना 1881 में हुई थी और कानून बनाया था कि प्रत्येक 10वें वर्ष इसका ये दोबारा फिर से होगी। क्या थी? प्रथम आधिकारिक जनगणना, प्रथम आधिकारिक है ना, या नियमित कहिए इसको, नियमित जनगणना, जनगणना ये कब हुई थी? 1881 में। और ये नियम बनाया था कि 10वें वर्ष ये दोबारा फिर होगी, रिपीट की जाएगी प्रत्येक 10वें वर्ष। इसमें क्वेश्चन करने के जैसे क्वेश्चन थे वो निर्धारित किए गए कि क्वेश्चन क्या क्या किए जाएंगे और डाटा कैसे रखा जाएगा। तो क्वेश्चन आएगा नियमित जनगणना कब हुई थी? 1881 में। एक तो ये, एक प्रथम कारखाना अधिनियम बना था 1881 में ही कि कार्य करने के घंटे निश्चित किए गए थे कि फैक्ट्री में या कंपनी में महिला और पुरुषों को कितने घंटे काम करना है। तो हम क्या याद रखेंगे? प्रथम कारखाना अधिनियम, प्रथम कारखाना अधिनियम, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट, ये कब बना? 1881 में। 3 अधिनियम बने आधुनिक काल में, 1881 में, 1891 में और 1911 में 3 अधिनियम बने थे। तो प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में बने। दूसरा, एक पंचायती राज, पंचायती राज, पंचायती राज कहिए या फिर स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन। आज नॉइज बहुत ज़्यादा हो रहा है बाहर से, स्थानीय रहने दीजिए आप, स्थानीय स्वशासन। अच्छा, इसी को हम कहेंगे म्यूनिसिपल बोर्ड या नगर पालिकाओं की स्थापना, नगर पालिका की स्थापना है ना, ये इसके शासनकाल में हुआ। अच्छा, एक क्या था यहाँ पर? एक इल्बर्ट बिल विवाद हुआ है। इल्बर्ट एक अंग्रेज अधिकारी का नाम था, ब्रिटेन की अदालत में, वहाँ ब्रिटेन के जो वो थे वहाँ की पार्लियामेंट, तो उसमें कानून पारित किया गया इल्बर्ट, अंग्रेज अधिकारी के नाम पर इल्बर्ट पर। उसमें था कि जो भारतीय न्यायाधीश नियुक्त होंगे वो किसी अंग्रेज के केस की सुनवाई नहीं करेंगे, लेकिन अगर अंग्रेज न्यायाधीश नियुक्त होते हैं वो भारतीयों की और अंग्रेजों की दोनों की सुनवाई करेंगे। इस अधिनियम पर रिपन ने हस्ताक्षर नहीं किए थे और यही वो विवाद था जिसमें इसे इस्तीफा देना पड़ा था। क्वेश्चन आता है लॉर्ड रिपन ने अपना इस्तीफा किस विवाद के कारण दिया था? आंसर हो जाएगा इल्बर्ट बिल विवाद। क्या था कि इल्बर्ट, इल्बर्ट विधेयक, बिल किसे कहेंगे? विधेयक को। इल्बर्ट बिल विवाद, विवाद, इल्बर्ट बिल डिस्प्यूट, जो ये हुआ था इस विवाद के कारण इसने अपना त्यागपत्र दिया था, त्यागपत्र है ना, ये छोड़ दिया था। तो ये किसके थे? ये रिपन के शासनकाल में थे। और एक रिपन को क्या कहा है? सबसे लोकप्रिय, ये लोकप्रिय भी रहा है। तो ये इसके कुछ कार्य थे, महत्वपूर्ण कार्य। अब चलते हैं हम डफरिन के कार्य। रिपन के बाद कौन आएगा फिर? लॉर्ड डफरिन। तो इसे आप नोट करते रहिए, आप नोट्स बनाते रहिए इसके, है ना। तो पीडीएफ फाइल भी आपकी इसकी मिल जाएगी, चाहे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर उसमें कमेंट बॉक्स में आप देख लीजिएगा। अब कौन आएगा? डफरिन। डफरिन की सबसे बड़ी एक जो विशेषता है, कार्यकाल रहा है जिसका 1884 टू 88, 1884 से 1888 तक। एक तो कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर सन 1885 को, है ना। ये मुंबई में हुई थी। इसका आयोजन वैसे पूना में होना था लेकिन वहाँ पर प्लेग की बीमारी के कारण नहीं हो पाया था। अब ये फिर बम्बई में करना पड़ा था। शुरुआत में 72 लोगों ने भाग लिया था जिसमें पत्रकार और वकील लोग ज़्यादा थे। खैर ये तो अलग चैप्टर ही हम पढ़ेंगे कांग्रेस का। कांग्रेस की स्थापना और एक टेनेंसी एक्ट बना था, टेनेंसी कानून। ये कानून क्या था कि अब कोई भी जमींदार किसी किसानों की ज़मीन, उनका मालिकाना हक नहीं छीनेगा, यानी कि ज़मीन अपने नाम नहीं करा सकते हो, है ना। तो मेन चीज़ क्या रही? कांग्रेस की स्थापना और फिर ये टेनेंसी एक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। डफरिन के बाद कौन आता है फिर? लैंसडाउन। लैंसडाउन के शासनकाल में डुरंड रेखा खींची गई थी जो भारत अफगानिस्तान के बीच में है। कौन आएगा फिर? लैंसडाउन। इसमें क्या हुआ था? डुरंड को मार्टिमर डुरंड नाम था कि मार्टिमर ड्यूरंड की अध्यक्षता में एक कौन सी? डुरंड रेखा,
ड्यूरेंट रेखा, सीमा रेखा किस किस के बीच है? भारत और अफगानिस्तान के, भारत अफगान के बीच में सीमा रेखा, बस इसकी एकमात्र ये विशेषता। आगे आइए, तो आगे तो कम विशेषताएं हैं। एल्गिन, एल्गिन की विशेषता क्या? एक कमेंट था कि हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है और तलवार के अधीन उसको रखेंगे, है ना। कमेंट क्या कि भारत को तलवार के बल पर जीता है, तलवार के बल पर जीता है और तलवार के अधीन ही रखेंगे, ऐसा कमेंट था, है ना, कि हमें तलवार के बल पर भारत को रखना है। अच्छा, तो बाहर से नॉइज बहुत आता है, तो खैर मेरी आपसे एक ये निवेदन है कि नॉइज पर कम ध्यान दें, मटेरियल पर या ना कंटेंट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तो आप इसके नोट्स बनाते रहिए साथ साथ, क्योंकि वीडियो देखने से भी ज़्यादा लाभ नहीं होगा अगर आपने नोट्स ना बनाए, है ना। हज़ारों वीडियो अपलोड ना होती हों हर दिन, ज़्यादा ही बल्कि उससे। तो अब आता है जी कर्जन के बारे में, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट है कर्जन में। कर्जन शासनकाल 1899 से और ये आ जाएगा 1905 तक का शासनकाल। एक ये सबसे अधिक अलोकप्रिय शासन वो रहा है गवर्नर जनरल। एक तो यही विशेषता है। इसके कुछ कार्य थे क्या? बंगाल विभाजन, हिंदू मुस्लिम एकता को वो करना चाहता था स्प्लिट, और ऐसे ही किया भी इसने। जो बंगाल के उस टाइम पर वो थी पॉपुलेशन, बंगाल बिहार उड़ीसा की, वो 9 करोड़ थी, उसमें हिंदू मुसलमानों को अलग अलग बांट दिया था। बाद में फिर अरुणडेल समिति भी बनी, फिर से बंगाल को मिला दिया गया था। तो एक तो बंगाल विभाजन, ये पूरा चैप्टर ही पढ़ा जाएगा वैसे तो, हेडिंग याद रखेंगे बंगाल विभाजन। एक सिक्कों का युग, जो हमारे पास सिक्के थे अब कॉइन्स थे, ये इसने चलाए थे, जबकि जो नोट थे वो कैनिंग ने चलाए थे। एक विशेषता भूल गया हम, लॉर्ड कैनिंग की। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में भारतीय रुपया चला है, 1 रुपये का नोट सबसे पहले, कागज़ की मुद्रा, लेकिन जो सिक्कों की मुद्रा चली वो कर्जन के शासनकाल में, है ना। एक नया पैसा या आना बोलते थे, 16 आने बराबर 1 रुपया, एक इसने चलाया था। तो कर्जन के शासनकाल को सिक्कों का युग। और एक क्या किया था? पुलिस आयोग की स्थापना, सिंचाई आयोग की स्थापना, और एक यहाँ पर अकाल आयोग की स्थापना, सहकारिता विभाग की स्थापना की थी। और किचनर विवाद हुआ था यहाँ पर, किचनर विवाद में इसने भी इस्तीफा दिया था। और एक यंग हस्बैंड की अध्यक्षता में अफगानिस्तान में एक शिष्टमंडल भेजा गया था। एक यहाँ पर वो बनाए गए थे इंपीरियल कैडेट कोर, ICC की स्थापना भारत में की गई थी, है ना, उससे भी विवाद हुआ था। तो ये कुछ कार्य थे महत्वपूर्ण। क्या क्या? सबसे एक कार्य था बंगाल विभाजन, बंगाल का विभाजन, बंगाल विभाजन सन 1905 में हुआ था। ये सबसे घृणित कार्य था लॉर्ड कर्जन का। एक क्या किया? सिक्कों का युग, सिक्के कॉइन्स, सिक्कों का युग। सिक्कों का युग प्राचीन काल में पढ़ेंगे तो वो भी आएगा गुप्त काल में, गुप्त साम्राज्य में। अच्छा, एक क्या हुआ? सिक्कों का युग हुआ। एक यहाँ पर पुलिस आयोग, पुलिस आयोग की स्थापना। पुलिस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग बनाया। एक यहाँ पर बना अकाल आयोग। अकाल आयोग के जो अध्यक्ष थे मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में, है ना। स्पेलिंग ठीक कर लिया, कभी गलत हो जाती है कभी। अकाल आयोग, पुलिस आयोग, और एक बना सिंचाई आयोग। सिंचाई आयोग के जो अध्यक्ष बने थे मानक्रीफ की अध्यक्षता में बनाया गया था, मानक्रीफ, है ना। तो ये कुछ आयोग बने। एक सहकारिता विभाग बना था, कोऑपरेटिव सहकारिता विभाग की स्थापना की थी, एक ये बना इसमें। और एक क्या? यंग हस्बैंड, है ना, ये एक अंग्रेज अधिकारी का नाम था, कभी कुछ और समझे आप। ये यंग हस्बैंड की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल कहाँ पर भेजा? शिष्टमंडल, है ना, हाईली डेलीगेशन, ये अफगानिस्तान भेजा था इसने, अफगानिस्तान, ठीक है जी। ये कार्य हुए, है ना। और एक जो पुरानी वस्तुएं या फिर स्थान या इमारतों को सुरक्षा देने के लिए पुरातत्व विभाग की स्थापना की, है ना। ये आप नोट कीजिए। ये क्या बनाया कर्जन ने? पुरातत्व विभाग, है ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुरातत्व विभाग, है ना। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना। और एक क्या था बता ना, किचनर विवाद हुआ था। एक अंग्रेज अधिकारी थे किचनर,
इन्होंने किसकी स्थापना की, किसने ने, आईसीसी, इंपीरियल कैडेट कोड। इंपीरियल कैडेट कोड जैसे आज की डेट में था ना एनसीसी, नेशनल कैडेट कोड, ऐसे क्या बना है, इंपीरियल कैडेट कोड। और इनको एक मान्यता दे दी गई थी पूर्ण सैनिकों की। इस विवाद में इस्तीफा दिया था अपना, एक विवाद हुआ था। तो एक कर्जन की विशेषता है, एक तो सबसे अधिक लोकप्रिय और बंगाल का विभाजन, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है इसके, है ना। तो आप नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। एक हुआ इसमें कर्जन के बाद कौन आएगा फिर, लॉर्ड मिंटो, मिंटो सेकंड। देखना मिंटो सेकंड ने क्या किया, 1905 से 10 तक कार्य है। मिंटो सेकंड ये कब से, 1905 से और 10 तक का इसका कार्यकाल। एक तो इसमें 1909 का एक अधिनियम बना था, मार्ले मिंटो सुधार बनाए किए। एक यहाँ पर मुस्लिम लीग की स्थापना भी, वो नहीं कि मुस्लिम लीग की स्थापना इसने की थी, इसके शासनकाल में हुई थी। एक तो क्या, मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार, ये कब बना, 1909 में बना था, है ना। मार्ले एक भारत सचिव हुआ करते थे, मिंटो भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते, दोनों मिलकर एक कानून बनाया। भारत सचिव का दफ्तर कहाँ था, लंदन में। भारत सचिव का ऑफिस लंदन में होता था, ये भी कानून बनाने में सहायता करता था। तो इसमें था कि सांप्रदायिक आधार पर यहाँ पर इलेक्शन होने थे, ये इसके शासनकाल में पारित हुआ, हमें तो ये याद करना है। एक क्या हुआ था, 1906 में यहाँ पर मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। मुस्लिम लीग एक पार्टी बनी थी, मुस्लिम लीग की स्थापना, है ना। तो ये इसके दो महत्वपूर्ण कार्य हैं। अच्छा, इसके बाद कौन आता है मिंटो के बाद में, होर्डिंग सेकंड, 10 से 16 का कार्यकाल है, लॉर्ड होर्डिंग, है ना। होर्डिंग सेकंड, हाँ, 1910 से और 1916 तक का कार्यकाल। क्या हुआ इसके शासनकाल में, 1916 में देखना, एक तो गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, गांधी जी साउथ अफ्रीका टू इंडिया, एक मनाते हैं ना प्रवासी दिवस, है ना, 9 जनवरी को। तो 9 जनवरी को आए थे वो, 7 जनवरी से 9 जनवरी तक मनाते हैं इसीलिए हम। अच्छा, और क्या हुआ था, एक इसमें भारत की जो राजधानी थी ये कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तित, राजधानी है ना, कलकत्ता टू दिल्ली, बल्कि न्यू दिल्ली कहेंगे इसको। दिल्ली राजधानी तो शाहजहां ने बनाई थी, नई दिल्ली किसने बनाई, होर्डिंग ने। और एक दिल्ली षड्यंत्र केस, होर्डिंग पर बम फेंका गया था, दिल्ली के चांदनी चौक में बम फेंका था दिल्ली के क्रांतिकारियों ने। वो कौन थे, रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने अपने नौकर से बम फेंकवाया था, मोहम्मद विश्वास से। इसमें 4 को फांसी आई थी इस केस में। 2 ए से नाम है, 2 बी से, अवध बिहारी, अमित चंद्र, बाल मुकुंद और बसंत विश्वास। क्या नाम, अवध बिहारी और अमित चंद्र, बाल मुकुंद और बसंत विश्वास, इन 4 को फांसी आई थी। बम किसने फेंका था, वो मोहम्मद विश्वास ने बनाया था, और किसने फेंकवाया था, रास बिहारी बोस ने। फिर रास बिहारी बोस यहाँ से फरार हो गए थे कि, है ना। तो क्या कहेंगे इसको, दिल्ली षड्यंत्र केस, दिल्ली षड्यंत्र, है ना। 1912 में बम फेंका गया था, बम फेंकना किसके ऊपर था, होर्डिंग सेकंड के, दिल्ली के चांदनी चौक में। तो ये इसके कार्यकाल की कुछ घटनाएं हैं प्रमुख। अच्छा, क्वेश्चन ये बहुत आता है कि दिल्ली राजधानी किसने बनाई थी, नई दिल्ली, तो होर्डिंग सेकंड ने बनाई थी। एक इसी के शासनकाल में अरुणडेल समिति भी थी, उसने रिपोर्ट अपनी वो दी थी कि बंगाल बिहार को एक बना दिया जाए, है ना। खैर बाद में चर्चा होगी इस पर। तो आगे आइए जी, अभी मिंटो होर्डिंग हुआ। चेम्सफोर्ड का शासनकाल कितना है, चेम्सफोर्ड का शासनकाल 1916 से 21 तक। देखना इसमें क्या हुआ, एक रूलेट एक्ट बना था, काला कानून, 1921 तक शासन। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, रूलेट एक्ट, पहले काला कानून बना। काला कानून, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई वकील नहीं, किसी भी संदिग्ध को अंग्रेज गिरफ्तार करके फांसी दे दिया करते थे। उसके विरोध में गांधी जी ने एक रैली निकाली थी, गांधी जी को वहाँ जाने पर बैन लगा दिया। फिर एक गांधी जी के विरोध में पंजाब में रैली निकाली गई, सतपाल ने और ये हंसराज ने निकाली। उसके बाद में सतपाल और वो थे एक डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इन्होंने निकाली थी। उनको गिरफ्तार करके जेल में बंद किया गया, तो वहाँ पर एक सभा बुलाई गई थी। खैर एक ये लंबा चौड़ाई की विवाद है, इसके बारे में भी अलग वीडियो होगी। तो एक जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जिसमें हज़ारों लोग मारे गए थे, लेकिन अंग्रेजों ने एक समिति बनाई थी, हंटर समिति, जिसने कहा था कि 270 लोग मारे गए हैं इसमें, है ना, 279 केवल। चेम्सफोर्ड की विशेषता, रूलेट एक्ट, सन 1919 में बना। काला कानून जिसको कहेंगे, काला कानून, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई वकील नहीं। और एक यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड
ये हुआ था 1919 में, है ना। फुल वीडियो आपको मिलेगी इस पर। और एक क्या था यहाँ पर, खिलाफत आंदोलन एक चला है, जब तुर्की के शाह को, कमाल पाशा को हटा दिया गया था, मुस्तफ़ा कमाल पाशा, तो उसके सहयोग में यहाँ पर मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन चलाया था। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन देखना क्वेश्चन आया हुआ कि खिलाफत आंदोलन जो भारत में चला था, इसकी मीटिंग की अध्यक्षता किसने की थी? गांधी जी ने की थी, वो ध्यान दीजिएगा। खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता बागडोर शुरुआत में गांधी जी ने संभाली थी। और एक यहाँ पर ये हुआ था 1920 से 22 तक असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन ये कब हुआ है? 1920 से 22 तक। तो इसके शासनकाल में हुआ, फिर आगे ख़त्म हो गया था। इसमें एक घटना होगी जो गोरखपुर में हुई थी, एक चोरी चोरा कांड हुआ था। तो ये चैम्सफोर्ड की विशेषता, आप चाहे तो नोट करते रहिए इसको, है ना। तो हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, देखना जब आप ये पढ़ते हैं तो वो भी ना देखना चाहिए क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा एग्जाम में, क्योंकि इतनी हमारे अंदर एक वो नहीं होती पावर डेवलप, और फिर तो हम अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही ढूंढ ले सारे। तो हमें एक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए पढ़ना है पहले। होर्डिंग, चैम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग, है ना। रीडिंग का शासनकाल क्या रहेगा? 1921 से और 26 तक, 21 से 26 तक, है ना। इसमें क्या हुआ, जब कांग्रेस पर बैन लगा दिया गया, चोरी चोरा कांड भी हुआ था, तो ये वापस ले लिया गया था। चोरी चोरा केस हुआ था, इसमें सहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। गोरखपुर के चोरी चोरा नामक उसमें एक थाने में आग लगा दी गई थी, किसानों पर कानून वो लगाया गया फिर बंदिश, तो गांधी जी ने इस आंदोलन को ही वापस ले लिया। चोरी चोरा केस डिटेल में आपको बताएंगे। एक तो ये, दूसरा हुआ था यहाँ पर गांधी जी को जेल हुई थी, जब गांधी जी जेल में गए थे, है ना। और एक यहाँ पर 1923 में इलाहाबाद में एक पार्टी बनी थी, स्वराज दल, है ना। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने बनी थी स्वराज दल। स्वराज दल की स्थापना कब हुई है? 1923 में इलाहाबाद में, इलाहाबाद। और ये कब हुई थी? गांधी जी को जेल 1922 में। चोरी चोरा कब हुआ? 1922 में। इन घटनाओं का क्रम आता है लगाने के लिए एग्जाम में, सन तो बहुत कम पूछने लगे। एक इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाइए आप, इनका कालक्रम अनुसार से जाइए। तो ये किसके शासनकाल में हुआ जी? यहाँ पर ही, है ना। और एक फिर क्रांतिकारी ने पार्टी बनाई थी, है ना, SRA, ये हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी की स्थापना। खैर, ये लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल की कुछ प्रमुख घटनाएं। रीडिंग के बाद कौन आएगा? फिर इरविन, लॉर्ड इरविन। शासनकाल क्या रहेगा? 1926 से 31 तक, 31। एक तो इसमें क्या हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई 26 से 31। दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया, दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन, नेहरू रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए। गांधी जी ने अपनी यात्रा शुरू की थी, दांडी मार्च। गिरफ्तार कर लिया गया, गांधी जी को जेल में बंद किया गया, लेकिन वहाँ से फिर रिहा किया गया, क्योंकि गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता लंदन में, उसमें जाना था। वहाँ पर पहले में नहीं गए थे, दूसरे में भाग लिया था कांग्रेस ने। तो यहाँ पर गांधी इरविन समझौता होता है कि लॉर्ड इरविन ने कुछ शर्तें बताई थी, गांधी जी की भी कुछ शर्तें थी, एक दूसरे ने शर्तों पर हस्ताक्षर किए थे। इसको क्या कहते हैं? गांधी इरविन पैक्ट। क्या हुआ? एक तो इसमें नेहरू रिपोर्ट का प्रकाशन, नेहरू रिपोर्ट का क्वेश्चन है। नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? मोतीलाल नेहरू ने। कभी आप समझे पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू ने। एक यहाँ पर सर्वदलीय सम्मेलन दिल्ली में बुलाया गया था, सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया दिल्ली में। एक यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1913 to 32। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला है? 1930 से और 32 तक। इसी का एक भाग है दांडी यात्रा। दांडी यात्रा डिटेल में पढ़ा जाएगा बाद में। फिर गांधी जी ने 78 सहयोगियों के साथ में 241 मील लंबी यात्रा शुरू की थी, जिसमें शुरुआत में 78 थे, लेकिन बाद में वो लाखों हो गए थे। इसमें दांडी एक गांव का नाम है, मोहसाना एक जिला पड़ता है गुजरात में, तटवर्ती क्षेत्र में। वहाँ गांधी जी नमक कानून तोड़ा था। कभी आप इसका मतलब समझे डंडी वगैरह कुछ भी ऐसा कि गांधी जी डंडी लेकर चलते थे, ऐसा नहीं। दांडी एक गाँव का नाम, जिला मोहसाना। तो वहाँ पर नमक कानून तोड़ा था, केतली में पानी लेकर आग जलाई, इसमें पानी वेपोराइज हुआ, नमक बचा। तो अंग्रेजों को चैलेंज करने के लिए कि हम नमक बनाना जानते हैं, क्योंकि नमक बनाने का अधिकार केवल और केवल उनका था, अंग्रेजों का। तो दांडी यात्रा, है ना। इसी में फिर गांधी जी को जेल हुई थी, है ना। तब यहाँ पर क्या हुआ फिर? बस 31 का है वो, तो फिर बाद में जब गोलमेज सम्मेलन हो गया। तो ये इसके टाइम की कुछ घटना थी। और एक गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता, ये 1931 में हुआ था, है ना। तो ये आप नोट कीजिए,
ये लॉर्ड इरविन की कुछ विशेषताएं हैं। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखना लॉर्ड विलिंगटन का शासनकाल कितना है? 1931 टू 36, 1931 से 36 तक। एकमात्र विशेषता जो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी 1935 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। क्वेश्चन आता है कि संविधान लागू होने से पहले भारत में कौन सा कानून लागू था? 1935 का अधिनियम का लागू था। तो एक ये विशेषता है। गोलमेज सम्मेलन भी हुआ, समाप्ति भी हुए हैं, इसमें एक पैक्ट भी हुआ था गांधी जी का और ये उनका हुआ था क्या नाम, भीमराव अम्बेडकर जी का पूना पैक्ट। एक पूना पैक्ट भी हुआ था, पूना समझौता। क्वेश्चन है पूना समझौता किस किस के बीच हुआ था? 1932 में हुआ है, और ये गांधी जी के बीच में, गांधी जी और इसमें थे अम्बेडकर जी, है ना, अम्बेडकर जी के बीच में, इनमें दोनों में समझौता हुआ था, है ना। ये विशेषता। लिनलिथगो की क्या विशेषता? लिनलिथगो कार्यकाल 1936 से और ये रहा है 44 तक, है ना। इसमें क्या हुआ? एक तो क्रिस मिशन भारत में आया था, क्रिस मिशन 1932 में, और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत, जिसमें गांधी जी ने नारा दिया था करोड़ मरो का, डू और डाई का नारा। तो एक तो क्या हुआ 1942 का क्रिप्स मिशन, है ना। एक तो ये कार्य। दूसरा यहाँ पर हुआ एक 1942 में ही क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, ये कब हुआ था? 1942 में। इसी में था डू और डाई करना था, करो या मरो। अच्छा, तो ये दो प्रमुख घटनाएं हैं। इसके बाद आते हैं फिर वेवेल, लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में क्या हुआ? एक तो शिमला में वेवेल योजना ही प्रकाशित हुई, वेवेल ने एक योजना बनाई, शिमला में समझौता हुआ, और एक यहाँ पर कैबिनेट मिशन। लॉर्ड वेवेल क्या? एक तो वेवेल योजना, और एक क्या था? शिमला समझौता, शिमला समझौता। ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में वो था ना कि 1/3 जहाँ पर जो प्रतिनिधिता उस पर अड़ित हुई थी। तो कांग्रेस की तरफ से जो लीड किया था, कांग्रेस का नेतृत्व ये किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और जिन्ना के बीच में जो बात हुई थी कि 1/3 बहुमत होना चाहिए मुस्लिम लीग का, लेकिन ये चाह रहे थे कि मुस्लिम लीग के ही मुसलमान होने चाहिए। खैर ये समझौता कुल मिला के फेल हो गया था यहाँ पर, है ना। क्वेश्चन आता है कि इसमें एक कमेंट किया गया था मौलाना अबुल कलाम की ओर से, जिसको वाटर शेड कहा था कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन ऐसे होगा जैसे एक बहते हुए पानी को तलवार से काट देना। इसको क्या वाटर शेड की एक संज्ञा दी गई थी, जल विभाजक संधि, कि एक अभी समझौता हो ही नहीं सकता ऐसा। दूसरा था कि 1/3 मुस्लिम बहुमत चाहते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी वहीं पर थे। उन्होंने कहा कि अब कश्मीर की मांग ये करें या ना करें, हम इन्हें पाकिस्तान देंगे, और शरीर का जो अंग नासुर बन जाए उसे काट देने में ही लाभ है। ये किस में होता? शिमला समझौता में। तो दो विशेषताएं पढ़ेंगे। जब ये फेल हो गया था, फिर यहाँ पर कैबिनेट मिशन आया था एक, ये कैबिनेट मिशन भारत में आया है, ये 1946 में। शिमला समझौता कब हुआ? 1945 में। वेवेल योजना 1944 में। ये इनका क्रम रहेगा ऐसे। तो आगे बढ़ते हैं। ये घटनाएं जो बाद वाली है इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आता है लिखने के लिए कि क्रमानुसार सजाइए। अच्छा, माउंटबेटन, इसके बाद में माउंटबेटन योजना जारी की थी, माउंटबेटन योजना। इसी योजना को कहा गया मन बाटन योजना, मनों को बांटने वाली मन बाटन योजना। ये किसने प्रकाशित की थी? कि इसी योजना के आधार पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, और बाद में एक कानून बना भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ये कब बना? 1947 में, इस योजना के बाद में। अब इसमें तय हो गया था कि भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र बनेंगे, और जो अलग अलग जिनकी सीमाएं होंगी। बाद में एक रेड क्लिफ की अध्यक्षता में अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति की गई, उसने ये सीमा रेखा का निर्धारण किया था। ऐसा बताते हैं कि रेड क्लिफ को जब सीमा निर्धारण करने के लिए बताया गया, चूँकि एक न्यायिक विभाग से थे, उनको कोई आइडिया ही नहीं था, ना तो वहाँ सर्वे किया गया ना कुछ भी। 1 महीने का टाइम दिया गया था। अंतिम दिनों में
उस 1 महीने के वहाँ के जो अमीन होते हैं या जो सिजरे रखने वाले, यानी कि जिनके पास मानचित्र होंगे खेतों के, तो ये बताते हैं कि एक कमरे में सारे मिलाकर सभी नक्शे और सिजरे एक स्केच से ऐसे लाइन खींच दी गई थी, स्केच से लाइन खींची गई वो कि इधर पाकिस्तान और इस तरफ भारत आ जाएगा। ये कहा जाता है कि जो सीमा रेखा थी जो रेड क्लिफ ने बनाई थी उसने सारी तो नदियों को काट दिया, जैसे झेलम, सिंधु, रावी, सतलज, व्यास। दूसरा कि कहीं पर वो खलिहान अलग और खेत अलग कर दिए उसने, कहीं कहीं पर तो ये आंगन में को कटी उधर, है ना, बेडरूम उधर आ गए और किचन इधर आ गई हमारी तरफ, है ना। तो ऐसे थे, जो डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं हुआ था। एक क्या किया था इसमें, रेड क्लिफ रेखा खींची गई थी भारत पाकिस्तान के बीच में। ये किसकी थी, माउंटबेटन की। उसके बाद में जो आते हैं सिराज गोपालाचारी। सिराज गोपालाचारी एक तो अंतिम गवर्नर जनरल या फिर वायसराय, अंतिम गवर्नर जनरल वायसराय थे। और ये प्रथम भारतीय भी बने थे, अब से पहले कोई भारतीय नहीं बना। और ये कब तक रहे, 1950 तक रहे थे, जब तक भारतीय संविधान लागू नहीं हुआ, क्योंकि इसकी जगह ही एक नया शब्द आया था, गवर्नर जनरल, या हमने वायसराय शब्द हटाया, इसकी जगह राष्ट्रपति शब्द आया। तो ये इस तरीके से हमारे भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय या फिर बंगाल के जो गवर्नर हमने पहले पढ़े, इस पर हमारी 2 वीडियो बनी है। तो हम 1 या 2 दिन के अल्टरनेट पर एक वीडियो अपलोड करते रहेंगे, ऐसे जीके में भी और मैथमेटिक्स की भी। तो आप रेगुलर कंटिन्यू इनको देखते रहिए अगर देखना चाहते हैं। वीडियो देखने का आपको तभी लाभ मिलेगा अगर इसके आप नोट्स भी बना रहे हैं। वैसे तो बहुत सारी होते हैं, याद नहीं रहेंगे ऐसे वीडियो देखकर। फिर भी इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा, या व्हाट्सएप ग्रुप से अगर जुड़ना चाहते हैं, इसी नंबर पर व्हाट्सएप ग्रुप भी है, नीचे वैसे हमने लिंक भी दिया है, उसमें चाहें तो आप वहाँ से शेयर कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ आया होगा। ओके, थैंक यू।